रेजोनेंस के लिए एक तो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना था, जिसमें क्वेश्चन हमने इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड, ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है और इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करके फिर रेजोनेंस को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है। तो याद करें, रेजोनेंस के लिए हमने कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की बात की थी और उन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को मैं रिपीट करता हूँ। व्हेन pi bond is in conjugation with pi bond in conjugation with positive charge, और याद करें पॉजिटिव चार्ज के केस में इंपॉर्टेंट होता है वेकेंट ऑर्बिटल। pi bond in conjugation with negative charge lone pair, pi bond in conjugation with lone pair, pi bond in conjugation with unpaired electron, and when lone pair is in conjugation with positive charge there will be resonance। बस इन्हीं कॉन्जुगेटेड सिस्टम को चेक करते हुए हम इन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस की कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पर अगर बात की जाए तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इस केस में भी रेजोनेंस होगा। अब थर्ड में अगर बात की जाए तो देखो, थर्ड में कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ऑल्दो क्लोरीन हैज लोन पेयर। देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, हाइड्रोजन हैज 3 लोन पेयर्स, बट इट्स लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर नॉट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम बिकॉज देयर इज सेपरेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड बाय 2 बॉन्ड्स। लोन पेयर और पाई बॉन्ड में अगर आप सेपरेशन की बात करेंगे तो 2 बॉन्ड्स का गैप आ रहा है, जबकि हमने डिस्कस किया है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए सेपरेशन शुड बी बाय 1 बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात की जाए, अब यहां पर आप देखो, लोन पेयर ऑन क्लोरीन, लोन पेयर ऑन क्लोरीन इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड बिकॉज नाउ इन दिस केस देयर इज सेपरेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर बाय 1 बॉन्ड। इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल। फिफ्थ की अगर बात की जाए, देखो फिफ्थ वाला एग्जांपल तो हमने डिस्कस भी किया है। Although positive charge and pi bond are in conjugated system, but still no resonance will be observed in this molecule। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा, रेजोनेंस इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीजन समझ में आ रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो है, फिर भी अगर हम इसमें नो रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो उसका रीजन है, आप याद करें, पॉजिटिव चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजन के पास अभी इस कंडीशन में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करें नाइट्रोजन के लिए तो in this molecule nitrogen is forming 4 covalent bonds, 1 with carbon 3 with hydrogens, और 4 covalent bonds का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास 8। अब आप सोचिए, अगर नाइट्रोजन के पास इस कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नाइट्रोजन इज एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, और सेकंड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8। तो वो तो इसकी ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर हम इस पर रेजोनेंस की बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखो, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यहाँ पर रेजोनेंस होगा, इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दिस नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड एंड इट इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, इस केस में भी रेजोनेंस होगा। अमाइड आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट एसिड अमाइड। देखो इस मॉलिक्यूल को अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो अमाइड हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एसिड अमाइड हमें दिया हुआ है। अब जरा देखो, नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है न्यूट्रल कंडीशन में, इट इज हैविंग अ लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देयर इज सेपरेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड बाय 1 बॉन्ड, तो इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस पॉसिबल। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, रेजोनेंस पॉसिबल। 10th में आप देखो, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड नाउ इन दिस केस रेजोनेंस इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10th को जरा क्वेश्चन नंबर 5th के साथ में कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमने नो रेजोनेंस की बात की है, जबकि इसमें हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इस बार यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो फॉस्फोरस है। क्या हम बात कर सकते हैं, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 18, 3s3p3d। और अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं तो इस कंडीशन में फॉस्फोरस इज फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड विद 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन दिस कंडीशन इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सोचिए, फॉस्फोरस के पास अभी इस कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 बॉन्ड्स के साथ में, और अगर इसके पास ऑक्यूपेंसी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है तो मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो यस इट विल अंडरगो रेजोनेंस। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11th में अगर आप देखेंगे
तो इस पाई बॉन्ड का क्वेश्चन है कि कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पर है क्या। आप याद करें हमने डिस्कस किया था कि जब भी पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन की हम बात करते हैं वहां पर इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, वहां पर इंपॉर्टेंट होता है वेकेंट ऑर्बिटल। और अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में तो बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। देखो बोरॉन के पास यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि बोरॉन की अगर बात की जाए तो इट इज ऑल्सो अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आप काउंट करें बोरॉन के पास अभी इस कंडीशन में मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, बिकॉज बोरॉन इज फॉर्मिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। भाई बोरॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जब बोरॉन न्यूट्रल होता है तो इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3s, 2p1 2s1 2p2। अब अगर बोरॉन के पास आउटर शेल में न्यूट्रल कंडीशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 6। तो अभी बोरॉन के पास आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है और अगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड इट विल अंडरगो रेजोनेंस। इस केस में भी रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो इस कंडीशन में भी रेजोनेंस पॉसिबल है और ये वही केस है जो आप याद करें बैक बॉन्डिंग वाला केस मैंने आपको बताया था। कैसे? आप देखो कार्बन के पास अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन के पास यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है, कार्बन के पास यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास इस नेगेटिव चार्ज के साथ में आप कह सकते हैं लोन पेयर अवेलेबल है। देखो किसी भी एटम के पास लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, अच्छे से समझना, आगे भी इसका यूज आएगा। देखो नाइट्रोजन अगर मैं एटम की बात करता हूँ तो बता सकते हैं नाइट्रोजन के पास जब वो न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजन के पास न्यूट्रल कंडीशन में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। जब नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल कंडीशन में नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो मुझे यहाँ पर इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अब आप देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स में से आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और अगर इसके 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स? द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास रिमेनिंग है तो मतलब इस कंडीशन में आप कह सकते हैं नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स होंगे। और अगर नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है तो आप कह सकते हैं दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर का सेपरेशन कितने बॉन्ड से हो रहा है? 1 बॉन्ड से हो रहा है। याद करें 1 बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा फिक्स नहीं कि वो सिंगल बॉन्ड हो। तो देयर इज सेपरेशन ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर बाय 1 बॉन्ड, सो इट विल आल्सो अंडरगो रेजोनेंस। यहां पर वही कंडीशन आएगी जो बैक बॉन्डिंग वाला कांसेप्ट हमने डिस्कस किया था वो इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है अगर इसको साइनेट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए C ट्रिपल बॉन्ड N, ये मॉलिक्यूल हमारे पास है। और अब जरा ध्यान देना यहां पर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और अगर पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इस केस में भी रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो CO ग्रुप इसमें दिया हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, और इस केस में भी अगर आप ध्यान दें तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और एक बात ध्यान देना ये नहीं कि सर वो डबल बॉन्ड, देखो मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है रेजोनेंस में या ट्रिपल बॉन्ड का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो यहां भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इस केस में भी रेजोनेंस होगा। और लास्ट केस में आप देखो जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है ये मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है और इस मॉलिक्यूल में भी अगर आप ध्यान दें तो देयर इज सेपरेशन ऑफ दीस 2 पाई बॉन्ड्स बाय 1 बॉन्ड। यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड्स का सेपरेशन 1 बॉन्ड से हुआ है तो इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। मतलब ये आपके पास कंडीशन है। इस तरह से अब हम चेक कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है और किस में पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद में आप याद करें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो हाउ टू ड्रॉ इट्स पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कैसे ड्रॉ करें और उसके लिए मैंने आपको एक तो कुछ रूल्स में हमने डिस्कस किए हैं और रूल्स के अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है
और उसकी हेल्प से अगर हमें उसके अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आसान है। देखो उस अवेलेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करो, क्योंकि अगर रेजोनेंस है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो होगा, और आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करें और उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड को आप एक न्यू लोकेशन पर शिफ्ट करके उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना लें। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप पाई बॉन्ड को एक न्यू लोकेशन पर शिफ्ट करेंगे तो उस लोकेशन पर शिफ्ट करने के लिए आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी कि मैं पाई बॉन्ड को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करूं, और किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है ये शिफ्टिंग लॉजिकल होनी चाहिए, डायरेक्शन का सिलेक्शन लॉजिकल होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपसे कहा था 3 पॉइंट आप माइंड में रखें। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड शुड बी टुवर्ड्स more electronegative atom, right? Second, shifting of pi bond should be towards deficiency, or you can say vacancy, and shifting of pi bond should be away from the electron dense site. और इसके अलावा कुछ रूल्स भी हमने डिस्कस किए थे कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एटम्स की पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, नेट चार्ज शुड रिमेन सेम, सम ऑफ नंबर ऑफ pi bond and number of lone pair should remain same, all the resonating structure should be according to Lewis dot formula। और एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया कि हमें वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अवॉइड करने जिनमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिवली चार्ज हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में, राइट? इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर अ मॉलिक्यूल, राइट? अब आप ध्यान देना, सबसे पहले इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं कंपाउंड एक्रोलीन का। आप ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये एम्स पे क्वेश्चन आ चुका है। आप ध्यान देना, बात कर रहे हैं हम इसमें एक्रोलीन। एक्रोलीन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्राइल एल्डिहाइड। एक्रोलीन को अक्राइल एल्डिहाइड भी कहा जाता है। अब अक्राइल एल्डिहाइड क्या होगा? तो देखो कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा। देखो कॉमन सिस्टम में हम अक्राइल टर्म यूज करते हैं उन कंपाउंड्स के लिए जिनमें 3 कार्बन के साथ में एक ओलिफिनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो। ओलिफिनिक बॉन्ड समझते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ओलिफिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ओलिफिनिक बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एसिटाइलेनिक बॉन्ड। तो एक्रोलीन वर्ड हम यूज करते हैं या अक्राइल वर्ड हम यूज करते हैं उस कंडीशन में जब मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन एटम्स हो और साथ में एक ओलिफिनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। बात समझना, 3 कार्बन एटम्स हो और साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वन ओलिफिनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो। ओलिफिनिक बॉन्ड समझ में आ रहा है ना? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ओलिफिनिक बॉन्ड। अब आप सोचिए, देखो अक्राइल टर्म इज यूज्ड फॉर दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव 3 कार्बन विद 1 ओलिफिनिक बॉन्ड। और एक बात और ध्यान देना, जो 3 कार्बन की हम बात कर रहे हैं इट इज इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अगर एल्डिहाइड दिया है तो ये अंडरस्टूड है कि कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एंड एल्डिहाइड ग्रुप इटसेल्फ हैज कार्बन। तो क्वेश्चन है कि 3 कार्बन में वो एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? तो आंसर है इंक्लूडेड है। जो हम ये टर्म यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स अक्राइल, इट इज फॉर 3 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब आप सोचिए 3 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद 1 ओलिफिनिक बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ऐसा कंपाउंड हमारे पास ये कंपाउंड हो जाएगा। ये कंपाउंड हमारे पास होगा एक्राइल एल्डिहाइड, और इसी को एक्रोलीन भी कहा जाता है। द कंपाउंड इज हैविंग 3 कार्बन एटम्स विद 1 ओलिफिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ओलिफिनिक बॉन्ड। ध्यान देना, ये ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। अब ये कंपाउंड हमारे पास है अक्राइल एल्डिहाइड। पहले तो हम ये चेक करें कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। आपको क्या लगता है, विल इट अंडरगो रेजोनेंस? क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? जरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के बारे में सोचिए और चेक करके बताओ, इज देयर एनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन द मॉलिक्यूल विच इज रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस? क्या ऐसा कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम इस मॉलिक्यूल में है जो रेजोनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है? यस, दिस पाई-पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल फॉर रेजोनेंस। इसमें पाई-पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब ये बात तो कंफर्म है कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा बताओ, अगर इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो जो स्ट्रक्चर अभी आपके सामने, जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिया हुआ है, इज इट रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर?
या कहा जाए कि ये रियल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, या इमेजिनरी स्ट्रक्चर है? क्या लगता है, बताओ क्या आंसर आपका होना चाहिए? जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है अक्राइलएल्डिहाइड का, ये मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर है या इमेजिनरी स्ट्रक्चर है? आंसर है इमेजिनरी स्ट्रक्चर। क्योंकि आप सोचिए, अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स के लिए एक्चुअल स्ट्रक्चर तो होता है हाइब्रिड। और आप सोचिए हाइब्रिड की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिड में तो हम पाई बॉन्ड्स पार्शियल बनाते हैं ना, वहां तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पार्शियल होती है, बिकॉज वहां पर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हम बात करते हैं कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन ऑर्बिटल टू ओवरलैप विथ मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो फिर तो वो तो पार्शियल कंडीशन आती है। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम कंप्लीट पाई बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम किसी एक पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम कंडीशन कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्चुअल कंडीशन हम लेते हैं तो सारी पॉसिबिलिटीज को हम एक साथ लेते हैं, तो वहां पर तो पाई बॉन्ड्स पार्शियल बनते हैं। तो यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड्स कंप्लीट दिए हुए, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये इस कंपाउंड का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास एक्रोलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है। बस अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। चलिए फिर इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमारे पास है उसमें आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करो क्या है। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आप पाई बॉन्ड को एक न्यू लोकेशन पर शिफ्ट करो। लेकिन जब आप पाई बॉन्ड को न्यू लोकेशन पर शिफ्ट करोगे तो आपको डायरेक्शन डिसाइड करना होगा। अब क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें। इस पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट करें या टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट करें। तो याद करें, डायरेक्शन के लिए मैंने आपसे कहा कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर कहा जाए शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डेंस साइड। यहां पर हम कह सकते हैं कि एक साइड में ऑक्सीजन और एक साइड में कार्बन है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फिर तो यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर हम इस पाई बॉन्ड को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन शिफ्ट करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेशन में जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, उस कॉन्जुगेटेड में जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसको फॉरवर्ड फिर हम यहां शिफ्ट करेंगे। और देखो जब आप शिफ्टिंग करेंगे तो आपको कंप्लीट शिफ्टिंग करना है, क्योंकि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं आपको पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम कंडीशन लेना होता है। अब जरा देखो इस शिफ्टिंग के साथ में, अब जब मैं इसका सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो वो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो जाएगा। और अब क्योंकि हमने पाई बॉन्ड्स को शिफ्ट किया है तो अकॉर्डिंगली हमें चार्जेस भी शो करना है। ध्यान देना, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किए हैं। अब क्या मैं कह सकता हूं, दिस पाई बॉन्ड इज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पाई बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्या हम बात कर सकते हैं, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट व्हिच आर शेयर्ड बाय द एटम्स इक्वली। हम ये मानकर चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया होगा, और दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पाई बॉन्ड बना होगा। अब आप सोचिए, अगर हमने इस पाई बॉन्ड को टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट किया है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया है। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, और अगर कार्बन का था और वो इलेक्ट्रॉन भी अगर ऑक्सीजन के पास गया तो मतलब आफ्टर शिफ्टिंग आप कह सकते हैं, नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन आफ्टर शिफ्टिंग, एंड आउट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स वन इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कार्बन का था। अब आप सोचिए, न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक तरह से डायरेक्शन से भी आपको समझ में आना चाहिए, ऑक्सीजन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एंड इफ न्यूट्रल एटम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के साथ में ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है कौन से इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड वाले दो इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जब हमने पाई बॉन्ड को किसी एक एटम पर शिफ्ट कर दिया है तो अब वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है जो इसने शेयर किया था बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को मिला तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। तो क्वेश्चन है फिर तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ है तो कार्बन इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमने इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि अगर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग के साथ में कार्बन का वो लॉस बैलेंस भी हुआ है, क्योंकि फिर से कार्बन के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है।
तो इसका मतलब इस कार्बन पर तो कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन है फिर चार्ज कहाँ आना चाहिए? देखो चार्ज आएगा इस लास्ट कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन पर, क्योंकि अगर ये पैगोन हमने शिफ्ट किया है तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन इस पैगोन फॉर्मेशन में शेयर्ड है वो इसका लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो यहां पर कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से आप मॉलिक्यूल का सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो पैगोन प्रेजेंट है हमने उस पैगोन को एक न्यू लोकेशन पर शिफ्ट किया, और उसके लिए हमने डायरेक्शन कैसे डिसाइड की, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ऐसा करने के बाद में अकॉर्डिंगली फिर हम चार्जेस भी शो कर देते हैं। तो ये इस मॉलिक्यूल का सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और अब अगर बात की जाए हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, देखो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूं। देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो एटम्स और उनके सिग्मा बॉन्ड्स, सबसे पहले तो एटम्स और उनके सिग्मा बॉन्ड्स आप एज इट इज शो करते हैं। अब आपको क्या करना है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के हमें मिले हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहां भी आपको पाइबोन का इन्वॉल्वमेंट रेजोनेंस में मिल रहा है, आप उस पाइबोन को, जो पाइबोन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, आप उस पाइबोन को उसी लोकेशन पर हाइब्रिड में पार्शियल पाइबोन बना देंगे। क्वेश्चन है क्या इस पाइबोन का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है? यस। तो इस पाइबोन को इसी लोकेशन पर हाइब्रिड में पार्शियल पाइबोन बना देंगे। तो यहां पर इसे पार्शियल पाइबोन बना दिया जाए। नेक्स्ट देखो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये पाइबोन भी है और इसका भी रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, तो ये पाइबोन भी यहां पर इसी लोकेशन पर पार्शियल पाइबोन। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। सेकंड स्ट्रक्चर में ये जो पाइबोन है, क्या हम बात कर सकते हैं इस पाइबोन का भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहां पर जो हमने पाइबोन शो किया है वो रेजोनेंस की वजह से ही शो किया है। तो फिर इसी लोकेशन पर इस पाइबोन को भी पार्शियल बना दो। अल्टीमेटली आपके पास जितने भी अवेलेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को आप स्टडी करें, और जहां भी स्ट्रक्चर में पाइबोन का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है आप उस पाइबोन को उसी लोकेशन पर हाइब्रिड में पार्शियल पाइबोन बना देंगे। अब इसके बाद में बात आती है चार्जेस की। देखो चार्जेस की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि इस मॉलिक्यूल में जो चार्जेस हैं, रेजोनेंस की वजह से कहां पर चार्ज आ रहा है, और रेजोनेंस की वजह से जहां भी चार्ज आ रहा है आप उस चार्ज को उसी लोकेशन पर हाइब्रिड में पार्शियल चार्ज शो करेंगे। यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, क्या हम बात कर सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को हमने इंड्यूस यहां पर अगर शो किया है तो इट्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो बस इस चार्ज को इसी लोकेशन पर हाइब्रिड में पार्शियल चार्ज से आप शो कर देंगे, और यहां जो नेगेटिव चार्ज शो किया है वो भी रेजोनेंस की वजह से, तो इस नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिड में इसी लोकेशन पर पार्शियल चार्ज से आप शो कर देंगे। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस की वजह से जो पाइबोन्स और चार्जेस आपको स्ट्रक्चर्स में मिल रहे हैं, हाइब्रिड में उन पाइबोन्स और चार्जेस को आप पार्शियल शो कर देंगे, वही हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो ये मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बताया, और इसमें मैंने आपको टेक्निक्स बता दी कि आपको ऐसा ऐसा करना है तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, और हाइब्रिड बनाने के लिए पार्शियल पाइबोन बना दो, पार्शियल चार्ज शो कर दो तो हाइब्रिड हो जाएगा। देखो ये तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, एक टेक्निक मैंने आपको बता दी कि ऐसा ऐसा करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये करोगे तो हाइब्रिड। क्वेश्चन है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। देखो जो टेक्निक मैंने आपको बताई, ये टेक्निक अगर आपने इस टेक्निक को लर्न भी कर लिया, याद भी कर लिया, इसको मेमोराइज भी कर दिया, तो आप आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना तो लोगे, लेकिन एक जो फील आने वाली बात है कि हमें फील आना चाहिए कंसेप्ट की कि जो भी हम कर रहे हैं, सर ने जो भी टेक्निक बताई है उसका रीजन क्या है। क्योंकि ये टेक्निक तो किसी अगर अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट, लाइक कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी अगर ये टेक्निक बता दी जाए कि आपको ऐसे ऐसे करना होता है तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं और ऐसा करने से हाइब्रिड मिलता है, तो हो सकता है उस टेक्निक को याद करके वो भी इसके स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिड बना ले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको रेजोनेंस समझ में आ गया। तो रेजोनेंस समझ में आने के लिए देखो जो भी हम टेक्निक यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। जरा मैं इसको कंसेप्ट से रिलेट करता हूँ, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं, जो हाइब्रिड हमने ड्रॉ किया है, वो किस बेसिस पर ड्रॉ किया है। ध्यान दीजिएगा। देखो इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो सभी एटम के पास p ऑर्बिटल अवेलेबल है। All these 4 atoms, oxygen and 3 carbons are having p orbital
which are involved in formation of pi bond. It is having p orbital, and it is also having p orbital, and these p orbitals are involved in formation of these pi bonds. कैसे आप देखो, carbon is having electron in this p orbital, this carbon is also having electron in this p orbital, and there is formation of this pi bond by sharing of these electrons by collateral overlapping of p orbitals. ये बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग के थ्रू यहाँ पर कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और शेयरिंग से यहाँ भी पाई बॉन्ड बना होगा. देखो ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर. फर्स्ट स्ट्रक्चर का जस्टिफिकेशन मैंने आपको इस तरह से दिया है कि ऑल द एटम्स आर हैविंग p ऑर्बिटल and each p orbital of atom is having electron and that electron is involved in formation of pi bond. अब आप ध्यान देना, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए क्या? मेरा क्वेश्चन समझना अच्छे से. कार्बन ऑक्सीजन पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए? आंसर है नो. देखो कार्बन ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एटम्स की En में डिफरेंस है, राइट? अब ऐसे में आप सोचिए, अगर हम बात करें कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की En ज्यादा है, तो फिर तो हम बात करेंगे दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड बी स्लाइटली मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होना चाहिए बिकॉज ऑफ En डिफरेंस. अब आप सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट होता है, तो फिर तो हम बात करेंगे कि इस कार्बन के ऑर्बिटल में पार्शियल वैकेंसी क्रिएट होगी. क्या बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि देखो अगर हम बात करें कि दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एटम से इक्वली डिस्टेंस पर होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन En डिफरेंस में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी पार्शियली मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज ऑफ En डिफरेंस. और ऐसे में हम बात कर सकते हैं कि उस कंडीशन में तो फिर कार्बन के ऑर्बिटल में डेफिनेटली पार्शियल वैकेंसी क्रिएट होगी, और अगर इसके ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होगी तो फिर तो हम बात करेंगे कि यहां से इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स वैकेंसी. क्या बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली इस कार्बन के ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होगी, और जैसे ही वैकेंसी क्रिएट होगी यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स वैकेंसी. क्यों? क्योंकि ये दोनों p ऑर्बिटल्स भी तो आपस में ओवरलैप्ड है ना. रेजोनेंस का कांसेप्ट हमने डिस्कस क्या किया है? देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ दिस ऑर्बिटल, नॉट ओनली विद दिस ऑर्बिटल बट आल्सो विद दिस ऑर्बिटल. इन फैक्ट दिस ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग विद बोथ द p ऑर्बिटल्स एट अ टाइम. ऐसे ये ऑर्बिटल भी इसके साथ में भी ओवरलैप्ड है और इसके साथ में भी ओवरलैप्ड है, मतलब एरिया तो पूरा कनेक्टेड है ना. अब आप सोचिए, अगर ये पूरा एरिया कनेक्टेड है, आप समझना इसको, अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा एरिया कनेक्टेड है, अब ऐसे में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑक्सीजन की En कार्बन से ज्यादा है, और अगर ऑक्सीजन की En कार्बन से ज्यादा है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह शिफ्ट होगा कार्बन के ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होगी, और जैसे ही कार्बन के ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होगी यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स वैकेंसी. क्यों? क्योंकि ये एरिया भी आपस में कनेक्टेड है, ये p ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप्ड है. अब आप सोचिए, अगर ऐसा है तो फिर तो जरा इस पॉसिबिलिटी की जो मैंने बात की है, जरा इस पॉसिबिलिटी के एक्सट्रीम के बारे में सोचिए क्या हो सकता है. क्योंकि आप याद करो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम लेना है. तो अब जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की बताई, मैं उस पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम सोच रहा हूँ कि एक्सट्रीम क्या हो सकता है, क्योंकि जब मैं एक्सट्रीम सोचूंगा आई विल गेट सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. तो ध्यान देना, हम बात करें कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग है, और वो शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ En डिफरेंस है. अब हालांकि देखो En डिफरेंस में शिफ्टिंग इज ऑलवेज पार्शियल, इट इज नेवर कंप्लीट, लेकिन क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम सोचना है, तो आप तो मुझे बताओ एक्सट्रीम क्या हो सकता है.
देखो एक्सट्रीम ये हो सकता है मैक्सिमम कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 100% टुवर्ड्स ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाए। अब आप सोचिए, देखो जब तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटम्स के बीच में, जब तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटम्स के बीच में तब तक वो बॉन्ड पेयर के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक ही एटम पर हम 100% ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर 100% टुवर्ड्स ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ तो इट विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। उस केस में फिर हमें यहां पर इसे एक लोन पेयर से शो करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एटम्स के बीच में नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एटम के ऑर्बिटल में हम इसके कंप्लीट शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। तो अब ये समझ में आ रहा है लोन पेयर क्या है? यही पाई बॉन्ड पेयर है जो हमने यहाँ पर लोन पेयर में शो किया है। और क्या मैं कह सकता हूँ, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में अपना एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। और कार्बन का अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को वो एक्स्ट्रा मिला तो फिर तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीजन पर हम नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। और ऐसे में आप सोचिए, अगर आप इस शिफ्टिंग का एक्सट्रीम सोच रहे हैं तो उस एक्सट्रीम में कार्बन का ऑर्बिटल जो होगा वो पूरी तरह से वेकेंट हो जाएगा। और अगर कार्बन का ऑर्बिटल पूरी तरह से वेकेंट हुआ तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% फॉरवर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर 100% फॉरवर्ड ट्रांसफर हुआ तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इस कार्बन के ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल जो होगा वो पूरी तरह से वेकेंट हो जाएगा। और अगर वेकेंट हो जाएगा तो फिर यहां पर हमें शो करना होगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। दिस इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दिस इज व्हाट द रेजोनेंस इज। ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है। मैंने आपसे क्या कहा, जो पॉसिबिलिटी है उसका एक्सट्रीम सोचिए, यू विल गेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने कहा भाई यहां पर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग पॉसिबल है, ये यहां पर पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ ईएन डिफरेंस। तो मैंने इस शिफ्टिंग का एक्सट्रीम सोचा, तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को 100% ऑक्सीजन पर ट्रांसफर किया, तो वो लोन पेयर मैंने ऑक्सीजन में शो किया। उससे क्या होगा, कार्बन का ऑर्बिटल वेकेंट हुआ, तो जैसे ही यहाँ पर वैकेंसी होगी, क्योंकि ये एरिया पूरा कनेक्टेड है, तो ये पी ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप्ड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% यहां ट्रांसफर होगा, तो ये ऑर्बिटल हो जाएगा वेकेंट, यहां हम शो करेंगे पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात सोचिए, जो हमने ये एक्सट्रीम सोचा है, क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है क्या? देखो एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां अगर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं तो शिफ्टिंग का रीजन क्या है? इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग अगर मैंने टुवर्ड्स ऑक्सीजन ली है, तो मुझे तो आप बताओ इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ईएन डिफरेंस। क्या ईएन डिफरेंस में शिफ्टिंग 100% होती है क्या? नो, ईएन डिफरेंस में शिफ्टिंग 100% नहीं होती है, पार्शियल होती है। तो अब जरा ध्यान देना, अब मैं आ रहा हूं एक्चुअल स्ट्रक्चर पर, मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर। और अब जरा ध्यान देना, देखो ये हम बात करें कि ये जो शिफ्टिंग है वो 100% ना होकर के क्या होगी, पार्शियल होगी। तो अगर शिफ्टिंग पार्शियल होगी शिफ्टिंग अगर पार्शियल होगी, जो कि हम एक्चुअल कंडीशन ले रहे हैं, तो फिर तो ऑक्सीजन पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो भी पार्शियल चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब ऑक्सीजन पर आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज। क्या बात क्लियर हो रही है? और आप सोचिए, अगर शिफ्टिंग पार्शियल होगी तो कार्बन के ऑर्बिटल में जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो भी पार्शियल वैकेंसी क्रिएट होगी, और अगर पार्शियल वैकेंसी क्रिएट होगी तो फिर तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फ्लो होगा वो भी पार्शियल होगा, और अगर पार्शियल होगा तो यहां पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन बचेगा और वो पार्शियल इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के ऑर्बिटल में जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो भी पार्शियल वैकेंसी क्रिएट होगी। पार्शियल वैकेंसी क्रिएट होगी तो फिर यहां पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ये हो जाएगा हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। इस तरह से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को और हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात की है। हालांकि ठीक है, वो टेक्निक मैंने आपको बताई कि उस टेक्निक से आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, उसका रीजन अगर आपको पता है तो आपसे क्वेश्चंस पे मिस्टेक्स नहीं होंगी। कभी भी अगर आपको किसी भी टेक्निक को अप्लाई करते टाइम प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर आप उस टाइम पर कंसेप्ट को रिकॉल करके, कंसेप्ट को कनेक्ट करके आसानी से उस टेक्निक को अप्लाई कर पाएंगे। अब आप देखो, कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, जरा उनको चेक करके देखते हैं। अगर आप दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। दोनों में अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो यहां पर नेट चार्ज 0 है,
प्लस माइनस, यहां भी नेट चार्ज 0 है। फिर अगर बात की जाए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो देखो यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं और क्या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। ये समझ में आ रहा है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स कैसे हैं? ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स नाउ चेक द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो जब ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर रहा है, तो बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 लोन पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज 4। 2 पाई बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स 4। और अब अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर में चेक करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करोगे तो नाउ इट इज हैविंग 3 लोन पेयर्स। देखो 2 लोन पेयर्स तो इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 2 लोन पेयर्स तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जब हमने इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया है तो ये भी एक लोन पेयर आ गया, तो अब इसके पास यहां पर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर में 3 लोन पेयर्स एंड 1 पाई बॉन्ड है। 3 + 1 यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इनका सम, इनका टोटल जो होगा वो आपको सभी स्ट्रक्चर में सेम मिलेगा। उसके बाद में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर्स आर अकॉर्डिंग टू लुईस-डॉट फॉर्मूला, क्योंकि शिफ्टिंग करते टाइम हमने इस बात को ध्यान में रखा कि शिफ्टिंग जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमें वो स्ट्रक्चर्स अवॉइड करना है जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट और पॉजिटिव चार्ज के साथ में। उस बात को भी हमने ध्यान रखा कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हमने टुवर्ड्स ऑक्सीजन की है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस तरह से हम रूल्स को अप्लाई करते हुए यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। और एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अराइल कार्बेटाइन। दिस इज अलाइल कार्बेटाइन। देखो 3 रेडिकल्स में चाहूंगा आपको याद होने चाहिए, अलाइल, बेंजाइल एंड विनाइल। इंपॉर्टेंट है, कई बार इनका यूज आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। मैं लिख देता हूं उसमें, विनाइल, this group is known as vinyl group. Allyl, this is allyl group. Benzyl, this is benzyl group. एक और मैं लिखता हूं फिनाइल। दिस इज फिनाइल ग्रुप। तो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हैं, विनाइल, अलाइल, बेंजाइल एंड फिनाइल। देखो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स की बात की है तो मैंने फ्री वैलेंसी शो की है। अगर मैं इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कार्बेटाइन्स की बात करूं, लाइक विनाइल कार्बेटाइन, अलाइल कार्बेटाइन, बेंजाइल कार्बेटाइन, फिनाइल कार्बेटाइन, तो मुझे क्या करना होगा, इन फ्री वैलेंसी की जगह वहां पर पॉजिटिव चार्ज शो करना होगा। जैसे आप देखो ये हमारे पास है अलाइल हाइड्रोकार्बन रेडिकल, अगर मैं इस फ्री वैलेंसी की जगह यहां पर पॉजिटिव चार्ज शो कर दूं तो दैट बिकम्स अलाइल कार्बेटाइन। इसी तरह से अगर बात की जाए फिनाइल कार्बेटाइन की, तो फिनाइल कार्बेटाइन में क्या करना होगा, इस कार्बन से फ्री वैलेंसी को हटाकर यहां पर पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे तो बन जाएगा फिनाइल कार्बेटाइन। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं इनके करस्पॉन्डिंग कार्ब अनायंस और फ्री रेडिकल्स की। तो ये हमारे पास है अलाइल कार्बेटाइन। अब देखो अलाइल कार्बेटाइन का हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है, बस इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर उन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से
हम इसका हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे। कैसे आप देखो, बस आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आप पाई बॉन्ड को एक न्यू लोकेशन पर शिफ्ट करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब आप पाई बॉन्ड को शिफ्ट करोगे तो डायरेक्शन क्या लेंगे, क्या मैं कह सकता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। तो फिर तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड बी शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। यहाँ पर डेफिशिएंसी है तो टुवर्ड्स डेफिशिएंसी हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। बस इसके अकॉर्डिंग हम इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और अकॉर्डिंगली चार्जेस शो करेंगे। देखो, इस पाई बॉन्ड को जब यहां शिफ्ट करेंगे तो इस शिफ्टिंग का मतलब है दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही आपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो अब ये कार्बन बन जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। और नेट चार्ज अगर आप चेक करेंगे तो दोनों में नेट चार्ज मेंटेन्ड है। यहाँ भी नेट चार्ज +1 है और यहाँ पर भी नेट चार्ज +1 है। अब बनाते हैं इसका हाइब्रिड। देखो, हाइब्रिड बनाना बहुत आसान है। हाइब्रिड बनाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहां भी पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, आप उन पाई बॉन्ड्स को हाइब्रिड में उन्हीं लोकेशन पर पार्शियल पाई बॉन्ड बना दें। तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है दोनों जगह पर, तो फिर हम यहाँ पर इन पाई बॉन्ड्स को हाइब्रिड में पार्शियल पाई बॉन्ड से शो करेंगे। और जो चार्जेस है वो भी पार्शियल, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर दोनों टर्मिनल कार्बन पर हम डेल पॉजिटिव चार्ज शो कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर हो रही बात है? देखो, ये तो बात होगी टेक्निक की जो हमने अप्लाई करके स्ट्रक्चर्स बना लिए। फिर से मैं इसे कंसेप्ट से रिलेट करता हूँ, जरा ध्यान देना। देखो, इन कार्बन्स के अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं सभी कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इन सभी कार्बन के पास p ऑर्बिटल अवेलेबल है, because sp2 carbon has one unhybridized p orbital, so this carbon is having p orbital, it is having p orbital and it is also having p orbital। और अब जरा ध्यान देना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। देखो, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमने पाई बॉन्ड शो किया है, मतलब अंडरस्टूड है कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ पर कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और इस कार्बन पर अगर हमने पॉजिटिव चार्ज शो किया है तो इसका मतलब इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो आप कह सकते हैं वेकेंट है, या आप कह सकते हैं डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये p ऑर्बिटल वेकेंट है विद पॉजिटिव चार्ज। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि मिडिल वाले कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो लेफ्ट और राइट दोनों के पैरेलल है, दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, मतलब आप कह सकते हैं ये पूरा एरिया कनेक्टेड है। ये p ऑर्बिटल लेफ्ट वाले के साथ भी ओवरलैप कर रहा है और मिडिल वाला p ऑर्बिटल राइट वाले के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ओवरलैप्ड हैं, मतलब पूरा एरिया कनेक्टेड है। अब आप सोचिए, पूरा एरिया कनेक्टेड है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ वैकेंसी है, तो क्या होगा, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स वैकेंसी। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं, देखो क्योंकि ये p ऑर्बिटल भी आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स वैकेंसी। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स वैकेंसी, और अगर इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की पॉसिबिलिटी का मैं एक्सट्रीम कंसिडर करूंगा तो आई विल गेट सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे, आप ध्यान देना, जरा इस पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम सोचिए क्या हो सकता है। देखो, एक्सट्रीम ये हो सकता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% फॉरवर्ड ट्रांसफर हो जाए, और अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% फॉरवर्ड ट्रांसफर हुआ तो फिर तो हम बात कर सकते हैं अब इस कार्बन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव से न्यूट्रल। लेकिन अब ये वाले कार्बन का ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट हो चुका है, तो अब ये कार्बन यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। क्या समझ में आ रही बात है? और अब आप ध्यान देना, देखो ये तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअल में आप सोचिए, क्या ऐसा एक्चुअल में हो सकता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% फॉरवर्ड ट्रांसफर हो जाए? नो, क्योंकि आप सोचिए,
जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स दिस वेकेंट ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, आप कह सकते हैं इसका पॉजिटिव चार्ज कम होना स्टार्ट होगा, लेकिन पैरेलल में इस कार्बन के ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होगी, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट होगा। अब इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, बढ़ रहा है, और जहां पर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाएगा वहां पर ये फ्लो रुक जाएगा ऐसे। तो अब मैं बात कर रहा हूं हाइब्रिड की एक्चुअल स्ट्रक्चर की। देखो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ, यहां पर पार्शियल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इस पार्शियल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज पार्शियली डिक्रीज हो जाएगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर रहेगा। और क्योंकि यहां से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पार्शियली शिफ्ट हो चुका है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पार्शियल होगा, और इस तरह से इस कार्बन का पार्शियल इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होने की वजह से इस कार्बन पर भी क्या होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये हो जाएगी यहां पर हमारे पास एक्चुअल कंडीशन जो हमने हाइब्रिड में शो की। दिस इज अबाउट रेजोनेंस इन अलाइल कार्बेटाइन। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसमें बेंजाइल कार्बेटाइन का। देखो ये बेंजाइल रेडिकल है, इस फ्री वैलेंसी की जगह हम यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे तो वो हो जाएगा बेंजाइल कार्बेटाइन। ये बेंजाइल कार्बेटाइन है। देखो इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, अगर आपको उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट टेक्निक बताता हूँ। देखो ताकि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते टाइम मिस्टेक्स कर देते हैं। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आपको ऐसे मॉलिक्यूल दिए जाएं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में देखो बेस्ट टेक्निक क्या होती है, आप ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रिंग पर जो भी ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं CH2 पॉजिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, कोई और भी हो सकता है, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, CH2 माइनस, क्लोरीन, जो भी प्रेजेंट है, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिंग पर जो ग्रुप प्रेजेंट है उस ग्रुप का रिंग के फर्स्ट कार्बन के साथ में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, आप उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को मार्क करोगे। जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रुप हमारे पास क्या है, CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर रिंग के इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो आप क्या करेंगे, ग्रुप का रिंग के फर्स्ट कार्बन के साथ जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सबसे पहले आप उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को मार्क करेंगे। और अब जरा ध्यान देना, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली आप पाई बॉन्ड को न्यू लोकेशन पर शिफ्ट करेंगे तो आपको सेकंड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान देना, जो सिस्टम हमने यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मार्क किया है, ग्रुप का रिंग के फर्स्ट कार्बन के साथ, केवल इस मार्क्ड सिस्टम में ही आपको चेंज करना है। सेकंड स्ट्रक्चर के लिए आपको रिमेनिंग पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है। इनफैक्ट आप तो इस पार्ट को भूल जाओ, बस आप तो सोचिए कि आपके पास केवल इतना सा मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में आपको रेजोनेंस करना है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है। एक बात सोचिए, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आप इस वाले पार्ट को भूल जाओ, केवल आप मार्क्ड पार्ट के बारे में सोचिए, तो जिस पार्ट को हमने मार्क किया है, केवल अगर आप इस पार्ट के बारे में सोचेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं, दिस पार्ट इज सिमिलर टू अलाइल कार्बेटाइन। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, जो मैंने पार्ट मार्क किया है वो बिल्कुल ऐसा ही तो है। अगर आप देखेंगे तो जो पार्ट मैंने मार्क किया है वो बिल्कुल अलाइल कार्बेटाइन के जैसा ही है। मतलब फिर तो मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट, इफ दिस पार्ट इज लाइक अलाइल कार्बेटाइन, तो जो काम मैंने अलाइल कार्बेटाइन भी किया वही काम यहां करना है। क्या करना है, देखो इस मार्क्ड पार्ट में हम कह सकते हैं इस पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स वैकेंसी, या हम कह सकते हैं शुड बी टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। बस अब इसके अकॉर्डिंग आप चेंज अप्लाई करो और आप इसका सेकंड स्ट्रक्चर बनाओ, वो इस मॉलिक्यूल का सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसे, आप देखो
अब आप ध्यान देना, जब आप सेकंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इस पार्ट को आपको अनचेंज रखना है, सेम ये पार्ट अनचेंज रहेगा। जिस पार्ट को हमने मार्क किया है केवल उसी में आपको चेंज करना है। इस पैबोन को हम यहां शिफ्ट कर देंगे और अकॉर्डिंगली जब आप चार्जेस शो करेंगे तो दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम न्यूट्रल एंड ऑफ दिस कार्बन ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। बिल्कुल मैंने यहां पर वही कंसेप्ट अप्लाई किया जो अभी मैंने आपको अलाइल कार्बेटाइन के लिए बताया था। अब ऐसा करने के बाद में आपको यहां पर इस कार्बन पर चार्ज मिल चुका है। क्या मैं कह सकता हूं दिस पोजीशन इज लाइक ऑर्थो पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है। तो जैसे ही आप शिफ्टिंग करेंगे आपको ऑर्थो पोजीशन पर चार्ज मिलेगा। बस अब आपको क्या करना है, अब इस चार्ज का यहां पर जो भी चार्ज इंड्यूस हुआ है इस चार्ज का अब आप नेक्स्ट पैबोन के साथ फिर से कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाएंगे। और अब जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने बनाया इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में फिर से आप पैबोन को शिफ्ट करेंगे एक नई लोकेशन पर, फिर आप इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते टाइम अब इस वाले पार्ट को हमें अनचेंज्ड रखना होगा। जरा देखो इसमें पैबोन की शिफ्टिंग, तो क्या मैं कह सकता हूं शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड शुड बी टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। टुवर्ड्स डेफिशिएंसी हम शिफ्ट करेंगे। और एक बात और समझे, जैसे मैंने आपसे कहा ओनली दिस पार्ट इज लाइक अलाइल कार्पेटाइन। जरा देखो ये जो पार्ट मैंने मार्क किया है ये फिर से अलाइल कार्पेटाइन जैसा ही तो है। बस आपने जो अलाइल कार्पेटाइन में किया वही काम आपको यहाँ पर रिपीटेडली करना होगा। तो अगर आपको ये प्रीवियस केस समझ में आता है, प्रीवियस केस अगर आपको समझ में आता है तो इसी केस को आप बेंजाइल कार्बेटाइन पर अप्लाई करते हुए वन बाय वन आप इसके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे आप देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं इस वाले पार्ट को अनचेंज रख रहा हूं और इसमें मैं चेंज अप्लाई कर रहा हूं। तो पैबोन यहां पर होगा और अब ये कार्बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इसकी शिफ्टिंग के साथ में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करने के साथ में न्यूट्रल। फिर आप क्या करोगे, इस पॉजिटिव चार्ज का दिस इज पैरा पोजीशन, तो अब जो पैरा पोजीशन पर चार्ज आ रहा है उसका नेक्स्ट पैबोन के साथ फिर से आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाओगे और अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में फिर से आप चेंज अप्लाई करके आप इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओगे। अब देखो अगेन इट इज अलाइल कार्बेटाइन। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि बेंजाइल कार्बेटाइन इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइल कार्बेटाइन्स। ये अलाइल कार्बेटाइन्स का ही कॉम्बिनेशन है एक तरह से। जरा ध्यान देना, और अब इस ऑर्थो पर पोजीशन चार्ज पॉजिटिव चार्ज का मैं फिर से इस पैबोन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना रहा हूं और फिर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब आप पैबोन को टुवर्ड्स डेफिशिएंसी शिफ्ट करेंगे जो डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर आप इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और जब भी आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें केवल आप मार्क्ड वाले पार्ट में ही चेंज अप्लाई करेंगे, बाकी पार्ट सेम रहेगा। तो ये पार्ट अनचेंज रखना है, हमें इस पार्ट में चेंज करना है तो पैबोन यहां शिफ्ट कर दें और अब ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आप बेंजाइल कार्बेटाइन के पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सो दीज आर द 5 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजाइल कार्बेटाइन। अब हमें बनाना है इसका हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड बनाना बहुत ही आसान है। हाइब्रिड बनाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को आप स्टडी करें और उन स्ट्रक्चर्स में जहां पर भी पैबोन का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है आप उन पैबोन्स को हाइब्रिड में उन्हीं लोकेशन पर पार्शियल पैबोन बना दें और चार्जेस को पार्शियल कर दें। तो ध्यान देना, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये 3 पैबोन्स हैं जिनका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट हमें मिलना है, तो मैं इन 3 पैबोन्स को बना देता हूं यहां पर पार्शियल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां पैबोन है तो यहां भी पार्शियल पैबोन बना दें। फिर यहां पर पैबोन है ये हमने शो कर दिया, यहां पैबोन भी शो कर दिया। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों जगह पर पैबोन शो हो चुका है, यहां पर पैबोन है तो यहां पार्शियल पैबोन आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां पैबोन है तो यहां पार्शियल पैबोन आ जाएगा
और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पाई बॉन्ड है तो यहाँ भी पार्शियल, तो ये यहाँ पर पार्शियल पाई बॉन्ड और जो चार्जेस है वो भी पार्शियल, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव चार्ज। सेकंड स्ट्रक्चर में ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव चार्ज। थर्ड में पैरा पर डेल पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ में फिर से ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज, तो डेल पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास हो जाएगा बेंजाइल कार्बेटाइन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और याद करें मैंने आपसे क्या कहा था, रेजोनेंस में जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बेंजाइल कार्बेटाइन हैज +1 चार्ज एज द नेट चार्ज। बेंजाइल कार्बेटाइन में नेट चार्ज कितना है, +1 चार्ज है, लेकिन आप कह सकते हैं रेजोनेंस की वजह से वो +1 चार्ज एक सिंगल कार्बन पर ना होकर के 4 कार्बन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस कार्बन एंड दीस 3 कार्बन एटम्स। क्लियर। और अलाइल कार्बेटाइन में अगर बात की जाए तो अलाइल कार्बेटाइन में आप कह सकते हैं वहां भी नेट चार्ज +1 है, लेकिन वो +1 चार्ज वहां भी सिंगल एटम पर ना होकर के क्या हुआ, 2 कार्बन एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर मॉलिक्यूल्स। और भी एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करेंगे, और भी जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसमें।